नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात हम अमेरिका को लेकर आज करेंगे। अमेरिका का टैरिफ वॉर दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। उसे आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से अमेरिका दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगा रहा है और अब कनाडा, मैक्सिको और चीन की तरफ से भी वापसी जवाब देने की तैयारी की जा चुकी है। इस मुद्दे को डीकोड करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो दुनिया को ले जाएगा। साथ ही में बलूचिस्तान में पाक आर्मी के ऊपर बड़ा अटैक हुआ, जहां पर 17 से ज्यादा पाक सेना के जवानों की मौत हो गई। उसके बाद भागे भागे पाक आर्मी चीफ जनरल मुनीर बलूचिस्तान पहुंचे और अब खबरें सामने आ रही हैं कि चीन ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि आप हमारे नागरिकों की रक्षा बलूचिस्तान में नहीं कर सकते हो, तो हमें अपनी सेना तैनात करने दो। इस मुद्दे पर भी डिटेल से बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में टेंशन। कनाडा, चीन, मैक्सिको पर ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप के फैसले को WTO में चुनौती देगा चीन। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में टेंशन। कनाडा, चीन, मैक्सिको पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ। कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप के फैसले को WTO में चुनौती देगा चीन। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में टेंशन। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में टेंशन। कनाडा, चीन, मैक्सिको पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ। कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप के फैसले को WTO में चुनौती देगा चीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर में हड़कंप। कनाडा, चीन, मैक्सिको पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ। कनाडा ने भी बदले में 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। तो में चीन ने कहा कि हम अमेरिका को WTO में देख लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर के देशों में इस वक्त टेंशन, क्योंकि जिसे अभी तक दुनिया धमकी मान रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे धमकी नहीं, उसे साकार करना शुरू कर दिया है और मैक्सिको, कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में टेंशन। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर। कनाडा, मैक्सिको पर 25% टैरिफ। कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका के बीच इससे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, यह आपको समझना होगा। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया 25% टैरिफ। ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। चीनी सामान पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी। नेक्स्ट ग्राफिक्स। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ से जवाब भी मिला है। कनाडा ने अमेरिका पर बदले में 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका से कनाडा का जो आयात है वो $155 अरब का है। मैक्सिको के पीएम ने भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि अमेरिकी सामान पर हम भी टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका और दुनिया में इसके बाद महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका में कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। अमेरिका को WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले जाएगा चीन। ये शी जिनपिंग की तरफ से कह दिया गया है कि WTO में हम अमेरिका को ले जाएंगे और टैरिफ वॉर का जवाब उनसे मांगा जाएगा। लेकिन क्या होगा? क्या वाकई में जो देश अमेरिका से सामान खरीदते हैं उनके ऊपर ही असर होगा, या फिर इस टैरिफ वॉर का असर जो है अमेरिका पर भी पड़ेगा? क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि अगर टैरिफ वॉर जारी रहता है तो अमेरिका पर भी इसका प्रतिकूल असर हो सकता है। लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है। तो किस तरफ दुनिया को टैरिफ वॉर ले जाएगा? क्योंकि ब्रिक्स के ऊपर तो 100% टैरिफ लगाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। इस मुद्दे को समझने की हम कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर। जय हिंद। हमारे साथ थैंक यू सर। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं चर्चा की शुरुआत कैप्टन अनिल गौड़ सर आपके साथ करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर किस तरफ से दुनिया को ले जाएगा? ये जिस प्रकार से कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया, मैक्सिको पे लगा दिया, चीन के ऊपर धमकी दी जा रही है और अब दोनों ही देशों ने अमेरिका पर भी टैरिफ लगा दिया कि आपसे जो सामान आएगा हम भी उस पर टैरिफ लगाएंगे और उतना ही लगाएंगे जितना आप हमारे ऊपर लगाओगे। ब्रिक्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। चीन कह रहा है कि हम अमेरिका को WTO में देख लेंगे। सर राजेश जी, ऐसा है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मकसद है ये सारा टैरिफ लगाने का, अगर आप ओवरऑल समझे, वो ये है कि वो अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और जो ये सस्ता, एक्चुअली देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अब इसके लिए ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा थोड़ा सा जी। जब रिचर्ड निक्सन ने वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी की और जो बैम्बू कर्टन तोड़ के वहां पे जो उसके साथ एस्टेब्लिश किया अपना रिलेशनशिप चीन के साथ, और एकदम जो है जो जितनी ये कंपनीज थी वो सारी उधर भागी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि सस्ता माल बनता था वहां से, और उसी माल को वो लेकर यहाँ पे जो बेचते थे सारी दुनिया में। और प्रॉफिट कौन कमा रहा था? वो कंपनीज कमा रही थी। चीन ने भी कमाया। चीन आप देख लीजिए उसकी कितना वो ट्रेड, उसका कितना कहां पहुंचे, कितने ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहा है, नंबर 2 है दुनिया के अंदर। तो चीन कहां था? एक बारी हिंदुस्तान के से भी, मतलब कि मैं कहूंगा हिंदुस्तान से भी नीचे था, और आज कहां पहुंच गया। तो ये जो चीज है उससे हुआ क्या, अमेरिका के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कम हो गया, जॉब जो है जॉब बंद हो गई। अब उसको रिवाइव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में अपनी कैंपेन में भी कहा था कि मैं सबसे पहले जॉब जो है, आप देखिए अमेरिका के अंदर अगर आप नजर डालेंगे, जितने इनके मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते थे एक टाइम पे, वो सारे बंद हो गए, वो घोस्ट टाउन बन गए हैं। वहां से लोग सारे पलायन कर गए हैं वहां से। क्यों? क्योंकि जॉब बंद हो गए। जॉब्स क्यों बंद हुए? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर थे वो चीन की तरफ भागे, वहां से जी सस्ता माल बनाएंगे और बेचेंगे यहाँ पे। आज देख लीजिए अमेरिका के अंदर गाड़ियां जो हैं वो या तो जापान की आ रही हैं, या जर्मनी की आ रही हैं, या चीन की आ रही है। टेस्ला जो इसका जो एलॉन मस्क है, उसने भी अपना प्लांट सबसे बड़ा जो है वो चीन के अंदर लगाया है। तो ये जो सारी चीजें देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लियर कट मैसेज है उसका कि मैं अमेरिका के अंदर वापस जॉब दिलाना चाहता हूं, और जॉब तभी आएंगे जब बाहर का जो निर्यात जो आयात हो रहा है उसके अंदर वो उसकी जो टैरिफ्स है वो बढ़ेगी। जब वो बढ़ेंगी वो सामान महंगा होगा, अमेरिका के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके मुताबिक उसकी कॉस्टिंग आएगी, तो लोग अमेरिका का सामान खरीदेंगे, वहां से मैन्युफैक्चरर्स वापस आना शुरू कर देंगे। तो ये उनकी जो थ्योरी है इसमें। अब उसमें प्रॉब्लम कहां आती है? देखिए, जैसा कि आपने कहा और जैसा कनाडा ने किया कि अगर आपने 25% लगाया तो हम भी 25% लगाएंगे, तो आपका माल जो आ रहा है उस देश के अंदर वो बढ़ जाएगा, उसकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो नेचुरली लोग कम खरीदेंगे उसको। आपकी जो सेल्स है, आपका जो टोटल आपका जो मतलब कि सेल्स पूरा जो है वो जो है कम होता जाएगा। आपने क्योंकि टैरिफ बढ़ा दिया, वहां पे सेल्स कम हो रही है उधर, और इसीलिए आपका सेल्स कम हो गई। सेल्स कम हो गई, आपका ओवरऑल जो है जो मार्केट कैपेसिटी है जो आप कैपिटलाइज कर रहे थे वो कम होती जाएगी। तो ये एक बड़ी, एक मैं कहूंगा डबल एज सोर्ड है। बजाय इसके डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली एक हिसाब से, मेरे हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप ये है ना, जैसे वो ताश के पत्तों के अंदर आप जब खेलते हैं ना, जब आप ब्लफ करते हैं, आप ब्लफ चलाते हैं कि ठीक है जी मैं तो ये करूंगा, मेरे पास चाहे इक्के है कि नहीं है पर मैं चाल वो चल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से वैसी चाल चल रहे हैं कि उन्होंने मेक्सिको से आ रहा है, उधर कनाडा से आ रहा है, और चीन को पहले इनको पकड़ लो, फिर ब्रिक्स को भी कह दिया मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। आप लगा ले 100% टैरिफ, कोई बात नहीं है। हमारा माल अमेरिका के अंदर जरा उसकी खपत कम होगी, बट जब हमने लगाया, आप देखिए जब इधर अगर हिंदुस्तान ने अगर 100% टैरिफ लगा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, तो आप देखिए वो कहां भागेंगी।
तो ये जो चीज है ना, मेरे हिसाब से ये ट्रेड वॉर में होगी नहीं, ये सिर्फ थोड़ा सा एक है कि एक अपने आप को जरा एक स्टेबलाइज करने के लिए, और साथ में अब उनके वही बात आ गई कि आपने पॉलिटिकल प्रॉमिस किए थे अपने कैंपेन के अंदर कि जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब आपने उसका कुछ उसके तरफ लिव अप तो करना है, करके दिखाना है जी, कुछ तो करके दिखाना है। तो इसीलिए ये ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें अमेरिका को भी घाटा होगा, और जब अमेरिका को घाटा होना शुरू होगा तो फिर नेचुरली ये आपस में नेगोशिएशन होगी। और WTO देखें, उसकी पॉलिसीज बड़ी क्लियर है, आपस में आप एक टैरिफ यूनिलैटरली तो नहीं बढ़ा सकते ना। जब आप आजकल एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ऐसा बन गया है कि WTO वगैरह सारी आप एक यूनिवर्ल्ड नहीं है, आज एक पोलराइज वर्ल्ड नहीं है आपका, आज एक मैक्सिमम सारे के सारे देश जो है एक बास्केट के अंदर है, तो आप उसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते यूनिलैटरली। और यही कारण है कि चीन ने भी कहा कि हम WTO में अमेरिका को देख लेंगे। लेकिन करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर, क्योंकि ये एक पहले तो था कि लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं शायद वो इसे एक्शन में नहीं बदलेंगे, लेकिन जब कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया, मैक्सिको के ऊपर लगा दिया, चाइना को धमकी दे दी, भारत को धमकी दे दी, और अब हम देख रहे हैं कि कनाडा ने भी वापस 25% टैरिफ लगा दिया। मैक्सिको की प्रधानमंत्री कह रही है कि भाई हम बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने अपने वित्त मंत्री को कह दिया कि आप देखिए कि क्या इसका क्या किया जा सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरफ दुनिया को ले जाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप सर? देखिए राजेश जी, ऐसा है, मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। एक तो अमेरिका के राष्ट्रीय संदर्भ में, एक क्षेत्रीय संदर्भ में। दुनिया में अलग अलग क्षेत्रीय संगठन बने, उस संदर्भ में अगर अमेरिका के राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो मैं कैप्टन साहब की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि बड़े देश हैं जैसे चीन है, भारत है, अमेरिका है, अगर इनको महान बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है। और जैसा कैप्टन साहब ने बनाया कि वहां मैन्युफैक्चरर्स बाहर चले गए, तो ट्रंप का ये नारा है कि मैं अमेरिका को महान बनाऊंगा फिर से, और उसका यही तरीका है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जाए। भारत भी अगर महान बनना चाहता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। केवल डिजिटलाइजेशन या सर्विस सेक्टर को मजबूत करने से भारत महान नहीं बन सकता। चीन भी महान बना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही बना है। तो ये तो महान बनाने का तरीका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। अब जहां ट्रेड की बात है, अमेरिका में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था 3 देशों के, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में, नाफ्टा के नाम से। हमारे यहाँ सार्क था, साउथ एशियन कंट्रीज में। और जिस भी क्षेत्र में एक देश बहुत बड़ा है, दूसरे देश उसके चारों तरफ छोटे हैं, तो वहां पे कोई भी संगठन, जो क्षेत्रीय संगठन है, वो चल नहीं पाया। क्योंकि भारत ने भी अगर आसियान से इनिशिएटिव किया या सार्क, यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव, EU इनिशिएटिव, या अमेरिका ने नाफ्टा EU इनिशिएटिव नहीं लिया, वो इंडिविजुअल लेवल पे बड़े बड़े देश गए, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। और जब पिछले टर्म में ट्रम्प आए थे तो उन्होंने नाफ्टा को खत्म ही कर दिया और एक नया संगठन बना लिया और उसका नाम दिया USMCA, US मैक्सिको कनाडा। तो फ्री ट्रेड तो चलता रहा, लेकिन नाफ्टा का नाम ही उन्होंने बदल दिया था। तो ट्रंप की नजरों में ये पहले से था कि अमेरिका की मदद से मैक्सिको और कनाडा ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका को इनसे फायदा कम है, ये ट्रंप की समझ है। और जब ट्रंप ने ये 25% उन पे टैरिफ लगाया तो उन्होंने भी कह दिया हम भी रिटालिएटरी टैरिफ लगाएंगे। अब अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा अमेरिकन कंज्यूमर पे, और जब अमेरिकन कंज्यूमर पे इंपैक्ट होगा तो वो अमेरिका महान बनने का जो दृष्टिकोण है उस पे असर पड़ेगा। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग का मामला पिकअप नहीं कर ले, मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो, तब तक इस टैरिफ का अमेरिका के कंज्यूमर्स पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध इसका शुरू होगा। और चीन ने तो जैसा आपने भी कहा कि इसको WTO में ले जाने के लिए भी कह दिया है।
तो ये जो ट्रंप का तरीका है अमेरिका को महान बनाने का, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में भी डिसरप्शन क्रिएट करेगा और अमेरिका की जो व्यवस्था है उसमें भी डिसरप्शन करेगा। और यही नहीं, अमेरिका में जो व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, उनमें भी बड़ी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट में जो ट्रंप के अगेंस्ट में केस चला रहे थे, उन सब को उन्होंने कुछ को तो घर भेज दिया नौकरी करने, कुछ को ये कह दिया कि आपको 2-3 महीने सैलरी दे देंगे, आप जाके बैठ जाओ। तो इस तरह से होता है तो पूरी व्यवस्था में डिसरप्शन आ रहा है। और जब संस्थाएं कमजोर होती हैं तो कोई भी प्रजातांत्रिक देश नहीं चल सकता, व्यक्ति के बेसिस पे नहीं चलता। और जो संस्थाओं पे वो अटैक कर रहे हैं और साथ में ये इकोनॉमिक व्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको भी डिसरप्शन ला रहे हैं, तो अमेरिका में एक तरह की केओस की स्थिति बनने वाली है। और निश्चित रूप से इसका विरोध बाहर तो हो ही रहा है, अमेरिका में भी होगा। जी अमेरिका में भी होगा सर, लोगों की जॉब वहां पर भी जाएंगी और ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरे देश भी अमेरिका के सामान पे टैरिफ लगाएंगे तो असर उल्टा भी हो सकता है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान से पाक सेना और बलूच विद्रोहियों की मुठभेड़, बलोच ने मार गिराए पाकिस्तान के 18 सैनिक, 23 बलोच विद्रोहियों के भी मारे जाने की खबर। बलूचिस्तान पहुंचे पाक आर्मी चीफ जनरल मुनीर। पाक सेना और बलूच विद्रोहियों की मुठभेड़, बलोच ने मार गिराए पाकिस्तान के 18 सैनिक, 23 बलोच विद्रोहियों के मारे जाने की खबर। बलूचिस्तान पहुंचे पाक आर्मी चीफ जनरल मुनीर। पाक सेना और बलूच विद्रोहियों की मुठभेड़ की खबर, बलोच ने मार गिराए पाकिस्तान के 18 सैनिक, 23 बलोच विद्रोहियों के मारे जाने की भी खबर। बलूचिस्तान पहुंचे पाक आर्मी चीफ जनरल मुनीर और कहा कि हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। लेकिन जो 2024 है वो बता रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर रही है आतंकियों के आगे। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद डिटेल से चर्चा एक्सपर्ट्स के साथ। पाक सेना पर भारी बलोच, कलात जिले में पाक बलोच के बीच मुठभेड़ होती है। पाक सेना यहां पे बलूचों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। बलोच ने बदले की कार्रवाई यहां पर की। बलोच ने 18 सैनिकों को मार गिराया। जनरल मुनीर को लगा सदमा, बोले बलोच से बदला लेकर रहेंगे। पाक से अलग होना चाहता है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। अब हालात तहरीके तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान है और जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी है, वहां पर हालात ऐसे बन गए हैं कि पाक आर्मी अपनी पोस्टों से बाहर निकलने से डर रही है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि जवान कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम बाहर गए तो फिर कभी अपनी पोस्ट पर अपने घर नहीं जा पाएंगे। ऐसे हालात फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम कैप्टन अनिल गौड़ सर के पास चलेंगे। सर, बड़ा झटका इस वक्त पाक आर्मी के लिए, चाहे बात बलूचिस्तान की हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आ रही है कि पाक आर्मी के जवान हों या वहां पर जो पुलिस बल है, रेंजर्स हैं, वो हों, वो कह रहे हैं कि हम अपनी पोस्टों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर छोड़ेंगे पता नहीं है, और अगर सेना ही और सैनिक ही अपनी जमीन पर डरने लगे तो उस देश का क्या होगा, वो मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। सर राजेश जी, ऐसा है, देखिए पाकिस्तान ना, वो कहते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप, कि जैसा आप बोएंगे वही फसल आप काटेंगे। अब पाकिस्तान उसी के कतार पे खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने, जब रशिया ने अफगानिस्तान इन्वेड किया और अमेरिका चाहता था कि उसको, रशिया को वहां से हटाने के लिए, तब
CIA की मदद से और आर्मी ने मिलके ये तालिबान और ये सारे ये तालिबान कुछ नहीं था, ये सिर्फ ये छोटे छोटे वहाँ कस्बे होते थे, वहां पे उनको खड़ा किया, उनको पैसा दिया और उनको ट्रेन किया और उनको उसके खिलाफ लड़ने के लिए किया। अब उसका नतीजा क्या हुआ आपके सामने है। आज तालिबान अफगानिस्तान कंट्रोल कर रहे और सबसे पहले उन्होंने कहा जी हम डूरन लाइन को मानते ही नहीं है। मुसीबत किसके लिए बनी? आज पाकिस्तान के लिए बन गई, क्योंकि जब डूरन लाइन ही नहीं मानते तो वो कहते ये तो इलाका है, क्योंकि हमारे उत्तर भी गांव है, इधर भी गांव है, ये तो हमारा इलाका है। अब वो हो गया आपका खैबर पख्तूनख्वा इलाका। बलूचिस्तान तो कभी पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहता था। 47 के अंदर भी जब विभाजन हुआ तो तब भी बलूचिस्तान ने के उधर से उन्होंने कहा कि जी हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, बट क्योंकि जो हमारा जो एक्सेशन एक्ट था उसके अंदर एक क्लॉज था कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी मीन्स कि भाई आपस में जो है उसके साथ मेल जोल है कि नहीं उस जगह का। अब क्योंकि बलूचिस्तान डायरेक्टली जो हिंदुस्तान जो बन रहा था उसके साथ डायरेक्ट उसका कांटेक्ट नहीं था, इसलिए हम उसको नहीं ले सके अपने साथ में। अब वो पाकिस्तान के उधर रहा। 47 से ये लड़ते आए हैं पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ये जो पंजाबी मुस्लिम है, जो पंजाबी मुस्लिम की डोमिनेशन है, वो चाहे फौज में है चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, उसने सारे पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करके अपना एक राज जमाया हुआ है। और उसके अंदर ये वो सोचते हैं जो बलूची है या चाहे खैबर पख्तून वाले हैं या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वाले हैं, ये सारे के सारे ये कीड़े मकोड़े हैं या ये कोई हमारे सामने नहीं है, हम ही सारा कुछ है। और उसकी वजह ये है, आप देखिए आज जो आपने ट्रेनिंग दी तालिबान को वो आपके खिलाफ है, बलूचिस्तान तो आपके खिलाफ था ही था, और आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि वो फौज की जो इनकी पाकिस्तान की फौज है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। चीन के ऊपर तो करता ही था, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनी है उसके लिए उसके ऊपर तो करता ही था, पर आज ये डायरेक्ट फौज के साथ इनकी अब मुठभेड़ शुरू हो गई है। अब जनरल मुरीन जो है वो बहुत बड़े संकट में है मैं कहूंगा, और उनकी वजह ये है सबसे बड़ी कि अब वो टू फ्रंट वॉर लड़ रहे अपने देश के अंदर, और हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को उनके साथ लड़ाई नहीं कर रहा, वो इन्फिल्ट्रेशन करने में लगे हुए हैं, पर हिंदुस्तान नहीं कर रहा कुछ भी। पर वो ये जो टू फ्रंट वॉर चल रही है इसके अंदर देखिए अब क्या है, चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अब खतरे में हो गया है। क्यों? खैबर पख्तून वाले इलाके से भी और इस तरह बलूचिस्तान के इलाके से भी। गोदावरी पोर्ट जो है जहां जो उन्होंने गोदावरी नहीं, ये कराची के जो है पोर्ट जो है उन्होंने दे रहे थे उसको अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, उसके अंदर जो है वो अपना वो सारा का सारा जो है उसका मुश्किलात में हो गया, क्योंकि चाइना वहां पे ऑपरेट नहीं कर सकता जिस तरीके से वो ऑपरेट करना चाहता था। उसने पैसा रोक लिया। जब पैसा रोक लिया, आपको पता पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही क्या ऑलरेडी, अब वो डिपेंड कर रहे हैं जी कि हमें कुछ एड मिलती रहे, चलो वर्ल्ड बैंक के पास गए, इधर गए उधर गए, वो कितनी देर चलेगा? ये जो खर्चा करना है आपने, फौज का खर्चा करना है इनसे लड़ने के लिए, जब तक आपकी अपनी जीडीपी ठीक नहीं है तो आप कैसे लड़ेंगे? तो ये तो आपकी बात सही है कि लगता है कि पाकिस्तान के अब अपने ही अंदरूनी तरीके से इसके 4-5 टुकड़े हो जाने हैं, जिसमें बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तून का इलाका अलग हो जाएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर आगे मुजाहरे चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी हम वापस हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हम अपने कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और यहां तक नारे लगा दिए उन्होंने कि फौज की वर्दी में दहशतगर्द है। तो वो जब इतना कुछ हो रहा है तो मेरे को लगता है एक पंजाब प्रोविंस रह जाएगा पाकिस्तान के पास, बाकी सारे जो प्रोविंस है वो इंडिपेंडेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत संकट के लिए बहुत संकट है। लेकिन करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो इस वक्त जिहादी ताकतें हैं और उनके और भारत के बीच में पाकिस्तान एक बफर जोन भी है, जो हम चाहे अफगानिस्तान में देखें या उसके सीरिया तक हम देखते चले जाएं तो पाकिस्तान की आर्मी एक बफर जोन के तौर पर भी काम करती है। मैं उस लिहाज से भी कभी पाकिस्तान को देखता हूं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं इस वक्त, क्या पाकिस्तान की आर्मी या उसके हुक्मरान अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं, चाहे उन्होंने फिर वो तालिबान को लेकर बनाया हो या तमाम आतंकी संगठनों को खड़ा करने के लिए बनाया हो? सर व्यक्ति और सरकारें
जी सर बोलिए, आ रही है आवाज। अब व्यक्ति और सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी न किसी को बलि का बकरा बनाते हैं, नाकामियां स्वीकार नहीं करते। और जब सरकार की नाकामी ज्यादा बढ़ जाती है और कोई दूसरा आसानी से स्वीकार नहीं करता नाकामियों को, तो वो अपनी फोर्स यूज करते हैं और फिर चीजों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में हम डिटेल से कैप्टन साहब ने बताया, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से कहना चाहूं कि जो बलूचिस्तान का एरिया है वहां रिसोर्सेज हैं, ऑयल भी है, मिनरल रिसोर्सेज है, और वहां के जो मिनरल और ऑयल रिसोर्सेज को पाकिस्तान पूरा एक्सप्लॉइट करके अपने यहाँ यूज कर रहा है। और जो विकास की प्रक्रिया पाकिस्तानी सरकारों ने अपनाई और चीन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, तो वो और ज्यादा आग में घी का काम बलूचिस्तान में करने लगे। तो एक तो सबसे बड़ा तो यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बलूच नेशनलिज्म बहुत पहले से था। वो अंग्रेजों के विरुद्ध भी अपने स्वायत्तता के लिए लड़ रहा था। तो बलूच नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो एक तो बलूच नेशनलिज्म के टुकड़े कर दिए, कुछ ईरान में है, कुछ अफगानिस्तान में। इसी तरह पख्तून है, जो पठान है, उनके भी टुकड़े कर दिए, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो जो हमारी जो बॉर्डर लाइनें हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बने, वो अंग्रेजों ने बनाए, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, रेड क्लिफ हो, डूरन लाइन हो, उसमें समुदायों को बांट दिया। और जब समाज को आप बांट देंगे तो उनके दूसरी साइड में लिंकेजेस होंगे, अफिलिएशन होंगे और वो उनके प्रति संवेदनशील होंगे। दूसरा जो आर्थिक कारण है, जैसा मैंने बताया, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं। और तीसरा अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान ने जो विकास की नीति अपनाई, और वो नीति ऐसी अपनाई कि हम सीपेक करके चाइना की मदद से विकास करेंगे, तो उनका जो पहले से एक अलग से राष्ट्रवाद था वो अधिक मजबूत हो गया। और मजबूत होने की वजह से उन्होंने कहा कि भाई या तो हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन मत करो, या हमारे को भी उसका फायदा दो। आप जितना उससे कमाते हो दूसरे प्रांतों में ले जाते हो, तो उसमें हमारे यहाँ फायदा होना चाहिए। अगर कोई यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हमारे यहाँ के लोगों को, बलूच लोगों को नौकरियां दो। तो ऐसी स्थिति में वो और अधिक मजबूत हो गया। और इसीलिए अगर हम देखें 2023 और 24 में तुलना करें तो 2024 में इस तरह की घटनाएं 40% बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। बलूच और टीटीपी की जो तहरीके तालिबान है, तो इस तरह की घटनाएं वहां बढ़ रहे हैं। और उसी संदर्भ में ये जो घटना हुई, इसमें पैरामिलिट्री पे उन्होंने अटैक किया और पैरामिलिट्री के 19 जवान मारे गए हैं और 23 बलूच वाले मारे गए हैं। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। ये तो मुनीर विजिट कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन इसको रिकंसिलिएशन कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ एफर्ट पाकिस्तान के सरकार के स्तर पे और समाज के स्तर पे करना होगा। क्योंकि एक कम्युनिटी, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान के आर्मी को ऐसा लगता है सर कि वो ताकत के दम पर ही, जो चीजें अभी तक हम समझ पाए हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को लग रहा है कि वो ताकत के दम पर ही बलूचों को झुका सकती है और तालिबान को झुका सकती है। लेकिन फिलहाल पिछले 10-15 साल में ऐसा हो नहीं पाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं सर। ब्रेक के उस पार एक और अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि चीन ने अपने राष्ट्रपति के लिए यानी कि शी जिनपिंग के लिए परमाणु बंकर्स की तैयारी करना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को समझना होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। चीन की परमाणु तैयारी से टेंशन में दुनिया, जिनपिंग के लिए परमाणु बंकर बना रहा चीन। परमाणु हथियारों में एआई तकनीक का भी इस्तेमाल। 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाएगा चीन। चीन की परमाणु तैयारी से टेंशन में आई दुनिया, जिनपिंग के लिए परमाणु बंकर बना रहा चीन। परमाणु हथियारों में एआई तकनीक का भी कर रहा इस्तेमाल। 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाएगा चीन। चीन की परमाणु तैयारी से टेंशन में दुनिया। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे।
चीन की परमाणु जंग की तैयारी, सैन्य कमांड सेंटर बना रहा चीन। बीजिंग से 32 किलोमीटर दूर यह सेंटर बनाया जा रहा है। पेंटागन से 10 गुना बड़ा होगा सेंटर। यहां पर कई परमाणु बंकर भी बनाए जा रहे हैं, जहां पर शी जिनपिंग और दूसरे नेताओं को वॉर के वक्त, जंग के वक्त रखने की तैयारी है। इस बीच खबर है कि चीन अपने परमाणु बम को एआई तकनीक से लैस कर रहा है। चीन के पास 2030 तक 1000 परमाणु बम होंगे। अब बड़ा सवाल यही है, जिस प्रकार से चीन अपनी एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहा है, थल सेना को तैयार कर रहा है, परमाणु हथियारों की स्पीड में चीन लगा हुआ है, इसके पीछे का मकसद क्या है? एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आई कि चीन तेजी से परमाणु बंकर्स के निर्माण में लगा हुआ है। पेंटागन से भी बड़ा एक एरिया जो है, 10 गुना बड़ा, जहां पर एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है और वहां पर कई परमाणु बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले एक महीने के अंदर 2 बड़ी अहम खबरें आई कि चीन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में एआई का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा जो सिप्री की रिपोर्ट कह रही है वो कह रही है कि चीन जिस रफ्तार से परमाणु बम बना रहा है, 2030 तक उसके पास 1000 से ज्यादा परमाणु बम होंगे। सर राजेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि जिनपिंग की जो महत्वाकांक्षा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक लीडर बने, वो समझने की बहुत जरूरत है। आप देखिए इस आदमी ने क्या किया है, अपने आप को लाइफ अपने आप को इसने उसका सेक्रेटरी बना लिया, अपना उसका पार्टी का सारा, और सारा का सारा जो सिस्टम है वो सारा उसने अपने पास रख लिया। मतलब कि माओ के बाद ये अपने आप को कहता है कि मैं उससे भी बड़ा बनूंगा, और ये उस तरफ चीन को ले जा रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीन में क्या आ गई है कि जो उसका स्लो डाउन आ गया है। देखिए, उसके अंदर जो इकोनॉमी स्लो डाउन है वो उसको जो है खा जाएगा। सबसे पहले तो उसकी जितना ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, BRI इनिशिएटिव लिया था इसने, वो हर एक देश में जहां जहां उसने पैसा लगाया है, जहां जहां उसने सोचा था वो इन्फ्लुएंस लगाएगा, अब वो सारे देश जो है, क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसका जो वो है, वो सारे चीन के खिलाफ होते जा रहे हैं। अब कई फंसे हुए हैं, जैसे श्रीलंका है या और दूसरे देश है, उन्होंने कहा भाई अच्छा चलो आप ये पोर्ट ले लिया, उसने जो चीन चाहता था उस हिसाब से। पर अभी बाकी जो देश हैं वो उससे पीछे पीछे हट रहे हैं। एक दूसरा, चीन चाहता है कि उसकी एक डायरेक्ट लिंक बन जाए यूरोप के साथ में, ताकि उसका जो आदान प्रदान है वो चलता रहे उसके अंदर, तो वहां पे भी उसको रोक आ रही है। तीसरा, उसका जो अपना जो कंस्ट्रक्शन जो था, उसका हाउसिंग का जो पूरा था, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आप देखें चीन के अंदर आज सिटीज के सिटीज बने हुए हैं, वहां फ्लैट में कोई रहने वाला नहीं है, कोई फ्लैट बिक नहीं रहे। क्यों? लोगों के पास पैसा नहीं है। ये इस हिसाब से स्लो डाउन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है ये दर्शा रही है कि ये जो सारी चीजें जो ये जिनपिंग करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को एक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम परमाणु हथियार भी बना लेंगे 1000, ये भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, ये हो किसके लिए रहा है? चीन की जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, आप देख लीजिए, जितने इसके इर्द गिर्द जितने इसके जो नेबर्स थे, हैं अभी भी जो नेबर्स हैं, उनके सबका 22 के साथ तो उसका अपना एक विवाद चल रहा है, अपने जो डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी और डिमार्केशन ऑफ वो अपना जो है कंट्री का। हमारे हिंदुस्तान का कितना चल रहा है, आप देखिए साउथ चाइना सी में कितना चल रहा है, सब जगह उसका यही हाल है। अब ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जब ये परमाणु का हथियार वगैरह बना के ये किसको दिखाना चाहते हैं? ये सिर्फ अमेरिका के दौड़ में कि अमेरिका से ज्यादा में हमारे पास हो, क्योंकि रशिया को तो अब जो चीन है वो काफी सोचता है कि रशिया से आगे निकल गया हूं मैं, क्योंकि इकोनॉमिकली रशिया से आगे है, तो वो उनके जहन में है कि हम रशिया से आगे निकले। हालांकि जितना हथियार है उसका, वो सारा का सारा रशिया का ही, वो कहते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ है।
अब ये एआई वगैरह इस्तेमाल करके ये कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई ठीक है, हम इसको अपना जो परमाणु जो प्रोग्राम है इसको बनाएंगे और उसके अंदर ही करेंगे। अब अपनी सेफ्टी के लिए वो बना रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें अगर हम किसी के ऊपर करेंगे तो नेचुरली अगले भी हमारे तो वो वापस अटैक तो होगा, क्योंकि थोड़ा वक्त तो इसलिए कम रह गया, सिर्फ 2 मिनट बचे। माफी चाहूंगा सर आपसे। तो ये ऑफसेट करने के लिए है सारा, पर ये होगा नहीं, मेरे हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि देखिए आज की चलिए मैं दुनिया के अंदर परमाणु, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया, माफी चाहूंगा सर आपसे। लेकिन करोड़ी सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं। जब हम देखते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आती है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कार्रवाई की जाती है। क्या शी जिनपिंग उस तरफ देश को ले जा सकते हैं? देखिए राजेश जी, मुझे नहीं लगता कि उस तरफ देश को ले जाएंगे। ओके। क्योंकि चाइना की जो रणनीति है वो मल्टीप्रोंग्ड है, और हर देश की एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी सुरक्षा की खोज करता है, और ज्यादातर देश हैं वो पहली प्राथमिकता देते हैं सैन्य शक्ति को बढ़ाना। उससे हथियारों की होड़ होती है, और जब हथियारों की होड़ लग जाती है बनाने की, तो फिर हर देश हथियारों के मल्टीप्लाई करता है और उससे सब असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी एक कह दिया कि हम आयरन डोम बनाएंगे अमेरिका में, अमेरिकन को सुरक्षित रखने के लिए। तो एक अविश्वास का वातावरण बनता है, और इसीलिए भारत की नीति हमेशा से ये रही कि नॉन प्रोलिफेरेशन से कुछ नहीं होने वाला, कंप्लीट निरस्त्रीकरण होना चाहिए, तभी दुनिया में शांति हो सकती है, तभी विकास हो सकता है। ये भारत का बहुत पुराना दृष्टिकोण है, और आज भी भारत उस दृष्टिकोण के साथ चल रहा है। लेकिन भारत को मालूम है कि दूसरे अगर सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं तो हमें भी अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करनी चाहिए। लेकिन शी जिनपिंग सैन्य शक्ति के साथ साथ अपना आर्थिक प्रभाव भी दुनिया में बढ़ा रहा है। यूरोप और अमेरिका भी आज आर्थिक संबंध हैं वो चीन से तोड़ नहीं सकते। भारत भी चीन से व्यापार खत्म नहीं कर सकता। चीन का इन्वेस्टमेंट भी भारत चाहता है। ये पिछले बजट के टाइम हमारे यहाँ भी एक डिबेट चली थी, और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा था कि चीन का इन्वेस्टमेंट लेना जरूरी है। तो चीन जिसने जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कंट्रोल कर लिया है, दुनिया का 45% मैन्युफैक्चरिंग चीन से है। तो कंज्यूमर की आवश्यकता, डे टू डे की आवश्यकताओं की चीन पूर्ति कर रहा है। जब तक उसका विकल्प नहीं होगा, चीन का प्रभाव बढ़ता रहेगा, और अमेरिका को काउंटर करने के लिए वो सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहा है। तो चीन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है। सैन्य दृष्टि से भी मजबूत कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है। और चीन के इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी है केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं, अफ्रीका जैसे क्षेत्र में, वहां के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बढ़ा रहा है। तो चीन जिस तरह से कैलकुलेटेड तरीके से चल रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी देश से युद्ध की स्थिति में आएगा। लेकिन वो चाहता है कि इस सदी के मध्य तक हम सुपर पावर बन जाएं, और बिना लड़े सुपर पावर बनना उसी रणनीति पे चल रहा है। जी, अमेरिका अगर सुपर पावर बना है तो कई देशों की सत्ता उसने बदली है, और दुनिया की आधी से ज्यादा जंग में उसने हिस्सा लिया है, तब जाकर वो सुपर पावर बन पाया है। तो ये भी चाइना सोच रहा होगा, देख रहा होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कैप्टन अनिल गौड़ सर बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।